हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। प्रीवियस क्लास में देखे थे चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। उसमें एक पॉइंट मिस कर गए थे मैग्नेटिक लोडिंग में कि अगर 50 हर्ट्ज के लिए सप्लाई पर जब काम करना है तो जो रेंज है मैग्नेटिक लोडिंग का वो होना चाहिए 0.3 टू 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इंक्लूड कर लेंगे। अब आते हैं चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो अगर इलेक्ट्रिकल लोडिंग को हम इंक्रीज करते हैं, यानी कि हम चाहेंगे कि अगर आर्मेचर में ज़्यादा करंट डेंसिटी मतलब हम देना चाह रहे हैं, मतलब करंट अगर लिमिटेड कंडक्टर से ज़्यादा करंट को हम फ्लो कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा और किस चीज़ पर ये असर करेगा उस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर लॉस कम होगा या ज़्यादा होगा। तो अगर हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को इंक्रीज करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं एसी से। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को एसी से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कोई भी नाम दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा पहले देखते हैं। ए क्या है, ए डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, आर्मेचर करंट। ठीक है, तो आर्मेचर करंट पर अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर। यानी कि जितना ज़्यादा करंट को इंक्रीज करेंगे उतनी उसका स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे कॉपर लॉस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर लॉस इंक्रीज हो रहा है स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि अगर ऐसे नहीं कि करंट का रेटिंग बढ़ाते जाए मशीन में, अगर कोई चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज़ लिमिटेशंस को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे एक पहला जो कंसिडरेशन है वो आपका कॉपर लॉस पे है। सेकेंड पॉइंट कि इंसुलेशन एंड टेम्परेचर से ही देखते हैं कि अगर करंट इंक्रीज होगा, यानी स्पेसिफिक करंट लोडिंग यहाँ पे अगर इंक्रीज होता है तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे कॉपर लॉस बढ़ेगा। ये लॉसेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इंसुलेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे डैमेज होगा। ओके, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंसुलेशन डैमेज होगा, इंसुलेशन डैमेज होने से जितने ज़्यादा इंसुलेशन डैमेज होगा उतनी ज़्यादा हमें मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगा। क्लियर है, तो ये चीज़ को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज तो यहाँ पे इंसुलेशन हमें ज़्यादा रिक्वायर चाहिए, अगर इंक्रीज नहीं करेंगे तो यहाँ पे इंसुलेशन फेल होगा, और जितने ज़्यादा इंसुलेशन फेल होगा तो यहाँ पे लीकेज करंट आएगा या फिर उसको फिर मेंटेनेंस करने की आवश्यकता पड़ेगा। क्लियर है, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर ऑफ मशीन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और इंसुलेशन यहाँ पे उतने ज़्यादा फेल हो रहा है, मेंटेनेंस उतने ज़्यादा रिक्वायर ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट कि वोल्टेज
अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि करंट का मात्रा, करंट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, करंट का मात्रा हम इंक्रीज करेंगे। करंट जैसे ही इंक्रीज होगा तो करंट के प्रोपोर्शनल में यहाँ पे वोल्टेज है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज पोटेंशियल जो आएगा डेल्टा वी, दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का पोटेंशियल वो ज़्यादा होगा, बढ़ते जाएगा। अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो डेल वी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है इंसुलेशन। जितने ज़्यादा वोल्टेज पर काम करते हैं उतने ज़्यादा हमें इंसुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसलिए देखते होंगे कि 11 केवी का लाइन है, 33 केवी का लाइन है। जहाँ 33 केवी का लाइन है तो वहाँ पे ज़्यादा हैवी इंसुलेशन, यहाँ पे 3 टाइम्स या 3.5 टाइम्स, 3 पॉइंट समथिंग, अगर 3 गुना अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो इंसुलेशन भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करना पड़ता है। तो इंसुलेशन यहाँ पे ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होगा। ओके, इंसुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होने का क्या मतलब है कि या तो इंसुलेशन का जो मटेरियल है उसको चेंज करो। मान के चलो एक छोटा सा मटेरियल है कि पेपर इंसुलेशन पहले किए हुए थे, नॉर्मल छोटे से अगर मोटर में बात किया जाए तो उसमें पेपर का इंसुलेशन होता है। जो कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल और वाइंडिंग के बीच में या फैन आप देखते होंगे प्लास्टिक लगे रहते हैं, या पेपर आप डाल सकते हैं, तो पेपर इंसुलेशन। अब पेपर इंसुलेशन अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो पेपर इंसुलेशन वहाँ पे काम अगर नहीं कर रहा है तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, पेपर की जगह माइका इंसुलेशन लगाना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा इंसुलेट कर सके। या फिर अगर पेपर इंसुलेशन का ही अगर यूज करना है तो पहले थिकनेस इतना था, अब थिकनेस क्या होगा, थिकनेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा थिकनेस बढ़ाएंगे तो स्लॉट में, मान के चलिए स्लॉट है यहाँ पे, ये मशीन का इस ढंग से है और यहाँ पे स्लॉट है, तो स्लॉट में अगर इंसुलेशन ही इतना पार्ट ले लिया तो जो बचा वाइंडिंग के लिए बस इतना ही बचा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इंसुलेशन का पार्ट यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा तो यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो यहाँ पे कम उसको जगह मिलेगा, या फिर वाइंडिंग को अगर उतना ही रखना है तो मशीन का साइज जो है वहाँ पे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को इंक्रीज करते हैं, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को अगर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे क्या समझे कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा पॉइंट्स में यहाँ पे इंक्रीज होगा। इसकी वजह से इंसुलेशन हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। और इंसुलेशन अगर ज़्यादा देंगे तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ेगा, और थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जो स्पेस फैक्टर है, स्पेस फैक्टर वो कम होगा। मीन्स नंबर वाइंडिंग का जो अमाउंट है अपॉन टोटल स्लॉट का एरिया, उसका रेशियो कम हो जाएगा। इसका मतलब कि इंसुलेशन ही ज़्यादा जगह छेकेगा, ज़्यादा जगह अपना ऑक्युपाई करेगा, तो वाइंडिंग के लिए जो बचेगा जगह वो कम होगा। अगर वाइंडिंग हमें नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही रखना है तो हम मशीन का साइज को यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट कि ओवरलोड कैपेसिटी, ये मैग्नेटिक लोडिंग में भी देखे थे और यहाँ भी देख रहे हैं। ओवरलोड कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग है ए सी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अगर जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि या तो करंट या फिर नंबर ऑफ टर्न्स, ये दोनों में से कोई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये है कि लीकेज रिएक्टेंस यहाँ पे एक्सएल इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सएल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर को इस फॉर्म में आर और एक्स एल यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आर नॉट और ए आपका मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए आई न्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आर नॉट यहाँ पे आ जाएगा, एक्स नॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो ए पार्ट इंक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इंक्रीज होगा। और हमने स्टडी किया था प्रीवियस में भी डिटेल में मैग्नेटिक लोडिंग में कि एक्सेल और पावर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मानी ओवरलोड कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको कैसे देखे थे? अगर जनरेटर फॉर्म में है तो जनरेटर फॉर्म में भी जानते हैं कि E इंटू वी टी जनरेटर वोल्टेज इंटू टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस। तो सिमिलर फॉर्म में यहाँ भी है कि जो कैपेसिटी है पावर का और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लीकेज रिएक्टेंस पे। अगर लीकेज रिएक्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा तो यहाँ पे ओवरलोड कैपेसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगा। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जैसे ही स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो उस फॉर्म में हमने देखा कि ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आई इंटू जेड। अगर जेड को हम इंक्रीज किए तो जेड के इंक्रीज होने की वजह से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा एक्सेल इंक्रीज होगा, और एक्सेल जितने ज़्यादा इंक्रीज होगा, एक्सेल जितने ज़्यादा इंक्रीज होगा वहाँ पे ओवरलोड कैपेसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगा। एक्सेल में क्या होगा? इंक्रीज, तो ओवरलोड कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेल। एक्सेल इंक्रीज होगा तो ओवरलोड कैपेसिटी क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।